कंसोलिडेशन एक इंतहाई सिंपल चीज है, ठीक है। याद रखें कि इसका बुनियादी कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, वो कंपनी बी के मोर देन 50% शेयर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट का वर्ड यूज करेंगे, IFRS 15 उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहता है। अच्छा जी, एंटिटी ए ने एंटिटी बी के मोर देन 50% शेयर्स अगर खरीद लिए तो हम कहते हैं कि एंटिटी बी का जो कंट्रोल है वो किसके पास चला गया? एंटिटी ए के पास, ठीक है। अब एंटिटी ए ने जब मोर देन 50% शेयर्स ऑफ बी हासिल कर लिए तो उसका कंट्रोल चला गया ए के पास। अच्छा, अब IFRS 3 एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। पता है सबको बिजनेस कॉम्बिनेशन? ठीक है। अब IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंसोलिडेशन में IFRS 3 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक एंटिटी है ए, उसने एंटिटी बी के मोर देन 50% शेयर हासिल कर लिए तो IFRS 3 कहता है कि अगर मोर देन 50% हासिल कर लिए तो इसका मतलब है कि कंट्रोल बी का ई के पास आ गया और इसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ए ने बी को के का कंट्रोल हासिल किया, हम उसे बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी कोई बिजनेस है और बी भी कोई बिजनेस ही है ना? क्यों जी? इसका मतलब है ए भी एक बिजनेस है और बी भी एक बिजनेस है, तभी तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज हुआ। ऐसे ही हो गया। अच्छा, क्या है बिजनेस की डेफिनेशन? क्या पढ़ते आए हैं आप लोग? व्हाट इज बिजनेस? हाउ वुड यू डिफाइन इट? एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो मोस्ट ऑफ यू हैव लर्न, ठीक है। ऐसे ही है ये प्रॉफिट कमाना। लेकिन IFRS 3 कहता है कि बिजनेस वो है जिसमें इनपुट हो, फिर उस पे प्रोसेस हो, यानी कि रॉ मटेरियल हो, उसकी कन्वर्जन हो और फिर एक आउटपुट हो। एम आई क्लियर? सो हम जो पढ़ते आए हैं बुनियादी डेफिनेशन, ये उसी डेफिनेशन की फर्दर इलेबोरेशन है। IFRS 3 कहता है कि अगर कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बी का बिजनेस होना जरूरी है। ऐसे ही है, अगर एक कंपनी बी इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती तो क्या वो बिजनेस है? यानी कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे आप प्रोसेस करके उसको बेच सकें, ठीक है। सर्विसेज में ये भी होता है ना, सर्विसेज में प्रोफेशनल स्टाफ होता है जी, बिल्कुल है, सर्विसेज सेक्टर भी आता है। लेकिन अब अगर आपके पास एक कंसल्टेंसी फर्म आप खरीदते हैं, अगर उसमें प्रोफेशनल्स ही नहीं है, ठीक है, या ट्रेडिंग है तो आगे मार्केट ही नहीं है, ठीक है, या आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है, आपके पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो बिजनेस नहीं है। ऐसे ही है। क्या मैं ये कहूं कि अगर एक कंपनी जो कि बिजनेस नहीं है, यानी कि
ना वो कुछ बना रही है ना वो बेच रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिर वो कंपनी तो ना हुई, वो तो ग्रुप ऑफ एसेट्स हो गया। क्यों जी? फिर तो वो ग्रुप ऑफ एसेट्स हो गया कि भाई मैंने जो शेयर खरीदे, वो कंपनी जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे वो तो कोई कारोबार करती नहीं है, वो तो सिर्फ एसेट्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम पढ़ते आ रहे हैं इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो सच साबित हो गया। यही है ना? आप बुनियादी तौर पर जो शेयर खरीदते हैं वो नेट एसेट्स के बराबर होते हैं, ये तो पता है ना सबको, ये सबको पता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नेट एसेट्स के बराबर है। अगर मैंने 100 रुपए की इक्विटी ली है तो उसके नेट एसेट्स भी 100 रुपए के हैं। अब अगर उसके नेट एसेट्स सिर्फ एसेट्स एंड बिजनेस नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये तो IAS 16 के तहत एसेट की परचेज है। मेक सेंस? लॉजिकल? सो स्टैंडर्ड कहता है IFRS 3 कि भाई आप जो कंपनी जिसका कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं, अगर वो इटसेल्फ में बिजनेस नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसको मैं एक्वायरी कह लूं। IFRS 3 सब्सिडरी का वर्ड यूज नहीं करता, IFRS 3 वर्ड यूज करता है एक्वायरर एंड एक्वायरी। ठीक है? सो अगर एक्वायरर जो सा है वो एक्वायरी के मोर देन 50% शेयर ले लेता है तो उसका नाम एक्वायरर है IFRS 3 में, और जिसके वो खरीदता है वो एक्वायरी। क्लियर जी? अवैस जी, एक्वायरर सज्जाद जिसने शेयर खरीदे, जिसने कंट्रोल हासिल किया। IFRS 10 क्या करता है? IFRS 10 एक्वायरर को पेरेंट कहता है और एक्वायरी को सब्सिडरी। बात समझ में आ गई? दोनों स्टैंडर्ड्स का लिंक क्लियर हुआ? बेटे वो सिनेरियोस की तरफ मैं आऊंगा, उसको छोड़ दें, अभी आप बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करें। एवरीवन क्लियर? तो याद रखें कि IFRS 3 जिस कंपनी को एक्वायरर कह रहा है वो बुनियादी तौर पर IFRS 10 के तहत पेरेंट है, जिसको वो एक्वायरिंग कह रहा है IFRS 3 वो IFRS 10 के तहत सब्सिडरी है। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है फैसल? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बिजनेस को कैसे समझा जाए कि कैसे एक कंपनी बिजनेस है। तो मैंने आप लोगों के लिए काफी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स ऐड की है जो आपको IFRS 3 को क्रिस्टल क्लियर समझने में मदद देंगी। जी बेटे, उसको सिर्फ बेसिक्स को समझा रहा हूं। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता तो होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे इसको देखें, कंपनी टी is a clothing manufacturer and has traded for a number of years. The company produces a wide range of clothing and employs a workforce of designers, machine operators, quality checkers, and other operational, marketing, and administrative staff. It owns and operates a factory, warehouse, machinery, and holds raw material inventory and finished goods. On January 1st, 2011, Company A pays $32,000 to acquire 100% of the ordinary voting shares of Company T. No other type of shares has been issued by Company T. On the same day, the three main executive directors of Company A take on the same roles in Company T. My question, क्या Company T बिजनेस है? आपको लगता है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की डेफिनेशन को मीट किया जा रहा है?
क्लैरिटी आई? तो एग्जाम्पल देखें कितनी सिंपल है, लेकिन जहन में खाका बनाना और जस्ट एक एग्जाम्पल को पढ़ लेना मेक हेल ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही है। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब फर्दर क्लैरिफिकेशन। एक ऐसी कंपनी है जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। डेवलपमेंट स्टेज पढ़ते हैं कि वो क्या कहती है। कंपनी डी is a development stage entity and has not started revenue generating operations. It means कि आउटपुट नहीं है अभी इस कंपनी की, आउटपुट नहीं है ना। ओके, आगे पढ़ते हैं। The workforce consists of research engineers who are developing a new technology that has a pending patent application. उसके इंजीनियर रिसर्च फेज में है अंडर IS 38 और वो एक पेटेंट डेवलप कर रहे हैं। Negotiations to license this technology to a number of customers are at advanced stage. क्या समझ आई कि अभी कस्टमर्स को बिका तो नहीं है, लेकिन कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर दाखिल हो चुके हैं। ऐसे ही है। एडवांस स्टेज का मतलब यह है कि कंपनी जल्दी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी। मेक सेंस? यही समझ आ रही ना? हाँ। फिर कंपनी डी रिक्वायर्स एडिशनल फंडिंग टू कंप्लीट डेवलपमेंट वर्क एंड कमेंस प्लान्ड कमर्शियल प्रोडक्शन। द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट्स इन कंपनी डी, इसको छोड़ दें, मुझे ये बताएं क्या कंपनी डी बिजनेस है कि नहीं। अच्छा, चल अब मैं आपको बताता हूं। यही वो चीज, मसला ये होता है कि बच्चे मेंशन कर देते हैं यस, द आंसर इज यस। व्हाई? इसलिए कि आप लोगों में से किसी ने कभी IFRS 3 की गाइडेंस को नहीं जाके पढ़ा। याद रखें, हमने सिंपल क्राइटेरिया तो समझ लिया कि क्या होगा, इनपुट होगा, प्रोसेस और आउटपुट। IFRS 3 ये कहता है कि अगर एक कंपनी के पास इनपुट है और उसके पास वो कैपेसिटी है कि वो उस इनपुट पे प्रोसेस करके उसको अगर आउटपुट में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है, इवन देन हम उसको बिजनेस कंसीडर करेंगे। ऐसे ही है। अगर एक कंपनी के पास इनपुट है, जैसे कि इस केस में उसके पास इंजीनियर्स हैं जो टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट कर सकते हैं आउटपुट में, तो याद रखें कि ऐसी कंपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कंसीडर की जाएगी, इवन दो कि उसने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया। मेक सेंस? लॉजिकल है ना भाई? शुरू नहीं किया बट उसके पास वो पोटेंशियल मौजूद है। ऐसे ही है। तो ये एग्जाम्पल देने का बच्चे मतलब ये होता है, मकसद ये होता है ताकि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आए। नहीं फैसल, कमर्शियल एक्टिविटी का स्टार्ट होना बिजनेस की डेफिनेशन का क्राइटेरिया नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एंटिटी जो सी है उसके पास वो कैपेसिटी पोटेंशियल है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, देन इट इज अ बिजनेस। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, वो उस पर लीगल राइट डेवलप कर रही है पेटेंट के थ्रू। कस्टमर्स के साथ उसके एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है। ऐसे ही है। तो आपने IS 38 पढ़ा था ना फैसल सज्जाद? डेवलपमेंट कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करते हैं? जब आप मार्केट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। यही क्राइटेरिया ना IS 38 में। तो जब मार्केट डिमॉन्स्ट्रेट हो गई कि भाई एडवांस स्टेज पे और कस्टमर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, यस, आप उसको कैपिटलाइज करेंगे और उसको आप बिजनेस भी कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया? कैपिटलाइजेशन का मतलब ही सक्सेस है कि आप उसमें कामयाब हो गए। मेक सेंस? अच्छा,
यहां तक कोई सवाल? तो हमने ये सीखा कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हासिल करती है तो वो एक्वायरर है, और जिसका कंट्रोल हासिल हुआ वो एक्वायरी है। आईएफआरएस उसको पेरेंट कहता है और एक्वायरी को सब्सिडरी। नहीं रिजवान, IAS 38 के क्राइटेरिया पे पूरा उतरना भी जरूरी है, ठीक है, जहां पे हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है, ठीक है। सो यू नीड टू मीट द क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये इसीलिए जरा ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल थी। अदरवाइज अगर एक टेक्सटाइल मिल है, उसने प्लांट लगा लिया है, वर्कर हायर कर लिए, मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं, इट इज अ बिजनेस। क्यों भाई? उसने स्विच ऑन करना, मशीन चलानी है, आउटपुट आना शुरू हो जानी है, और कॉटन को बेचना मार्केट में क्योंकि मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई पेटेंट नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कस्टमर के एग्रीमेंट्स नहीं चाहिए, तो यस इट इज स्टिल अ बिजनेस। तो ये जो एग्जांपल है ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एक टेक्सटाइल मिल की मिसाल लें तो यस, अगर आपने प्लांट इंस्टॉल कर दिया है, वर्कर हायर कर लिए हैं, यू आर ए बिजनेस, ठीक है। एबिलिटी इस केस में रिजवान सिंपल ये है कि टेक्नोलॉजी तभी आप बेच सकेंगे जब पेटेंट होगा। अगर आपके पास पेटेंट नहीं होगा तो आप उसको बेच नहीं सकते। आपको याद होगा एप्पल और सैमसंग के दौरान पेटेंट की जंग में एप्पल को $1 अरब का जुर्माना हुआ, ठीक है। सो इट इज नॉट दैट इजी टू सेल। उसने बेच तो लिया लेकिन उसको कितनी भारी कीमत चुकाना पड़ी, $1 अरब, ठीक है। सो ये हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहां तक हो गया क्लियर? अच्छा जी, अब मैं आप एक डायग्राम बनाता हूं। एक कंपनी है ए, उसकी 2 सब्सिडरीज है, ठीक है। एक कंपनी है ए, उसकी 2 सब्सिडरीज है। वो क्या करता है कि वो अपने सी के शेयर बी को बेच देता है और वो कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो जाता है। ए के पास 2 सब्सिडरीज थी, उसने सी के शेयर बी को बेच दिए, अब सी बी की सब्सिडरी है। मुझे ये बताएं कि सी पर ए का पहले कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल था, ए और सी, बी और सी पे डायरेक्ट कंट्रोल था ए का। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि सी अभी भी उस पर कंट्रोल, बी सी का कंट्रोल अभी भी ए के पास है ना? क्यों? क्योंकि अगर ए बी को कंट्रोल करती है तो उसकी मदद से सी को भी कंट्रोल कर सकती है। सो पॉइंट इसमें क्या है? क्या आप इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन समझते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन समझते हैं आप इसको? बिजनेस कॉम्बिनेशन तो वो होता है जिसमें आप किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करते हैं। आई रिपीट, बिजनेस कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें आप किसी कंपनी का कंट्रोल हासिल करते हैं। इस केस में सी पे पहले भी आपका कंट्रोल था, अब भी कंट्रोल है। ठीक है। तो याद रखें कि बिजनेस कॉम्बिनेशन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर है, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस सिनेरियो को हम कहते हैं बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल। क्या कहते हैं? बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल। जी अस्मा, मैंने यही कहा कि बी के लिए IFRS 3 है लेकिन ए के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज ही इज स्टिल इन कंट्रोल। इज दैट क्लियर? जी सर पूछ रही है, सर व्हाट इफ आई हैव रजिस्टर्ड अ कंपनी फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, आई हैव मैनेजर्स
ये तो मैंगोज लिखा हुआ है. इफ आई हैव मैंगोज आई हैव ऑब्टेन्ड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एज वेल, बट राइट नाउ आई डोंट हैव माई पोटेंशियल बाइंग पार्टीज. इज दिस M8 बिजनेस माई बिजनेस? अच्छा देखें, अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, आउटपुट ऐसी है कि जो मार्केट में इजीली बिक सकती है, तो यस हम उसको बिजनेस कंसिडर करेंगे. लेकिन अगर मैंगो क्योंकि एक कॉमन प्रोडक्ट है, फलों की एक्सपोर्ट कॉमन है, तो यस वो बिजनेस कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है. ठीक है, वो बिजनेस कंसिडर होगा. ठीक है. अच्छा जी, ये पिक्चर क्लियर हो गई सबको? जी अवैस, एनीवन? सो हमने क्या सीखा कि अगर अल्टीमेट पेरेंट सेम है तो IFRS 3 का बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होगा. सो अगर A B और C को कंट्रोल करता था और B को बेचने के बाद भी वो C को कंट्रोल करता है, तो फिर A बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, बल्कि इसको कहेंगे बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल. ठीक हो गया? अच्छा जी. अच्छा, याद रखें कि मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल हासिल करने का वाहिद तरीका 50% शेयर्स नहीं है. 50% शेयर्स नहीं है, बल्कि भाई आप एग्रीमेंट भी तो कर सकते हैं ना. एग्रीमेंट करके भी कंट्रोल ले सकते हैं. आप एग्रीमेंट करके भी कंट्रोल ले सकते हैं. और ये भी हो सकता है कि एक कंपनी के अगर 45% शेयर्स आपके पास हैं और बाकी 55% शेयर्स डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास हैं. ठीक है, तो अगर किसी के पास 1% है, किसी के पास 2% है, सारे डिस्पर्स्ड हैं. आपको लगता है कि अगर 45% वाला कोई पॉलिसी चेंज लाता है तो ये 1122% वाले बेशक 55% बनते हैं, क्या ये उसको रेजिस्ट कर सकते हैं? जी मियां साहब, बी के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते ना. मैं एक एग्जांपल दी मैंने कि अगर एक कंपनी है ए, उसके पास 45% है और बाकी के 55% मल्टीपल शेयर होल्डर्स के पास है और किसी के पास 2, 4, 5% से ज्यादा शेयर्स नहीं है. इट मीन कि यहां पे ए के पास डिफेक्टो कंट्रोल है क्योंकि उसके पास पावर है. सो इवन इन दिस केस वी विल कंसिडर कि ये कंट्रोल है. लेकिन आई कैप ये सिनेरियो टेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसके अलावा मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, ए के पास बी के 45% शेयर्स हैं और उसके पास ऑप्शन मौजूद है, उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है मजीद 10% शेयर खरीदने के लिए. ये वाइट का इश्यू है तो काइंडली रीलॉग इन कर लें. आवाज आ रही है ना सबको? जी. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. मुझे ये बताएं, कंपनी ए के पास 45% शेयर है बी के और उसके पास ऑप्शन टू परचेज भी है कि वो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का जिसके तहत वो कंपनी बी के मजीद 10% शेयर खरीद सकती है. क्या मेरा कंट्रोल है? ए का कंट्रोल बी पर है? जी जनाब. ये पिछले का कंक्लूजन 45% कंट्रोल में है क्योंकि बाकी सारे डिस्पर्स्ड हैं. अब याद रखें कि अगर ए के पास 45% शेयर्स मौजूद हैं और उसके पास ऑप्शन है 10% की, तो और वो ऑप्शन वो अभी एक्सरसाइज कर सकता है. ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल, करंटली एक्सरसाइजेबल, तो हम ए को पेरेंट कंसिडर करेंगे. क्यों?
क्योंकि ए अगर कोई पॉलिसी चेंज लाता है, कोई ऑपरेशनल या फाइनेंसिंग पॉलिसी चेंज लाता है और उसे लगता है कि उसकी मुखालफत में 55% खड़े हो सकते हैं, तो उसके पास करंट ऑप्शन है मजीद 10% खरीदने की। तो प्रैक्टिकली होता यह है कि जब ऑप्शन मौजूद हो और बाकी के शेयर होल्डर्स को पता है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, तो इन दैट केस प्रैक्टिकली ए इज इन कंट्रोल ऑफ बी। इज दैट क्लियर? सो याद रखें, ऑप्शन को हम कहते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। नहीं, करंटली एक्सरसाइजेबल होना जरूरी है। उजैर, अगर 2 साल बाद एक्सरसाइजेबल है फिर नहीं, मैंने कहा करंटली एक्सरसाइजेबल है फिर नहीं, मैंने कहा करंटली एक्सरसाइजेबल। ठीक है। सो बुनियादी तौर पर कंसोलिडेशन आप करेंगे 45% के हिसाब से ही। क्यों? क्योंकि असल कंट्रोल तो 45 का है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है, जिस दिन ये ऑप्शन लैप्स कर गई, यानी कि ए ने उसको एक्सरसाइज नहीं किया और वो लैप्स कर गई, कंसोलिडेशन खत्म, बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म। एम आई क्लियर? कंसोलिडेशन 45% में है। जी जी, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी है, डोंट वरी। ये जो आप एग्जांपल्स है ना, आपने इनको गो थ्रू करना है, इसमें सारी एग्जांपल्स गिवन है, मैं 1 बाय 1 उसकी तरफ आ रहा हूं। ठीक है? सो आपने बड़े आराम तसल्ली से इनको पढ़ना है, फिर जो होगा उसी तरह आपने जिस तरह IFRS 15 का पूछा है। जी जी, अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, अपलोड कर दिए मैंने शाम को। आपका जो कंसोलिडेशन पैकेज है वो अपलोडेड हो गया हुआ है। ठीक है? अच्छा जी, अब एक मैं बनाने जा रहा हूं ट्री, इसको आपने समझ लेना है। अब मैं आपको जरा स्टैंडर्ड्स का आपस में इंटरेक्शन समझा दूं। आपने इस ट्री को समझना है। सबसे पहले कंसोलिडेशन की स्टार्ट है IFRS 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन। जी जी बेटे, सारा होगा। अच्छा, IFRS 3 में आप ये देखते हैं कि क्या एक कंपनी ने जोन सा है, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के का कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो हम उसको कहेंगे कि वो IFRS 3 के तहत बिजनेस कॉम्बिनेशन है। इज दैट क्लियर? सो अगर IFRS 3 के तहत कंट्रोल आ गया है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कंट्रोल यस, ठीक है, IFRS 3 के तहत अगर कंट्रोल आ गया यस, तो फिर कंसोलिडेशन अंडर IFRS 10, कंसोलिडेशन अंडर IFRS 10। क्लियर हो गया? और अगर कंट्रोल नहीं आया, अगर कंट्रोल नहीं आया, इसका मतलब यह हुआ कि कंसोलिडेशन तो नहीं हो सकती, कंसोलिडेशन तो नहीं हो सकती। ऐसे ही है। सो कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, तो फिर आप देखेंगे कि क्या ज्वाइंट कंट्रोल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइंट कंट्रोल है, कि दोनों पार्टीज मिलकर इसको चला सकते हैं। तो अगर ज्वाइंट कंट्रोल यस, तो IFRS 11, IFRS 11। अगर ज्वाइंट कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर क्या करना है? फिर आपने देखना है कि यार अच्छा 50-50% नहीं है, तो कहीं ये एसोसिएट तो नहीं। एसोसिएट क्या होता है? 20% टू 50%।
ठीक है जी। 20% से अगर आपके पास लेस देन 50% तक हो तो उसको हम एसोसिएट कहते हैं, अगर नहीं तो एसोसिएट। ठीक है, अब अगर एसोसिएट है तो IS 28, IS 28। अगर एसोसिएट भी नहीं है, अगर वो एसोसिएट भी नहीं है तो सिंपल IFRS 9। एम आई क्लियर? सिंपल इन्वेस्टमेंट IFRS 9। जी जनाब, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं पिक्चर क्लियर हो गई, स्टैंडर्ड का लिंक आपस में। IFRS 3 अप्लाई करके आप देखेंगे कि कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आ गया। IFRS 10 नहीं आया तो पहले चेक करना है कि ज्वाइंट कंट्रोल है कि नहीं। अगर ज्वाइंट कंट्रोल है तो IFRS 11। अगर नहीं है तो क्या एसोसिएट है? नहीं जी बेटे, ज्वाइंट कंट्रोल 50-50 होता है। ठीक है, फिर यानी आप सिंपलिसिटी के लिए समझें कि 50-50। अगर एक कंपनी को दो पार्टियां या दो से ज्यादा पार्टियां सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट के साथ सिर्फ चला सकती है ना, तो वो ज्वाइंट कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी किसी एक पार्टी की अथॉरिटी नहीं है, तीनों को मिलकर यूनानिमस डिसीजन करना है। क्लियर? कि IFRS 3 क्या कहता है? क्या वो हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है? क्या वो हमें गाइड क्या देता है? क्या गाइडेंस देता है कि ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्वायरर भी है, एक्वायरी भी है, कंट्रोल भी आ गया, क्या करें? बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो क्या करें? तो IFRS 3 में अगर हम कहते हैं कि कंट्रोल आ गया, ओके, तो हम कहते हैं कि IFRS 3 में कंट्रोल आ गया, तो IFRS 3 क्या कहता है? IFRS 3 कहता है भाई कि अगर आपके पास कंट्रोल आ गया तो आप एक्विजिशन मेथड लगाएं, आप एक्विजिशन मेथड यूज करें। जी जनाब, बात समझ में आई? सिंपल। सो IFRS 3 ने ये कहा कि इफ यू गॉट द कंट्रोल तो फिर एक्विजिशन मेथड अप्लाई करें। एक्विजिशन मेथड क्या है? एक्विजिशन मेथड है जिसमें 4 स्टेप्स हैं और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? गुडविल या नेगेटिव गुडविल, जिसको बार्गेन परचेज ऑप्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक्विजिशन मेथड क्या है? एक्विजिशन मेथड वो है जो हमें गुडविल कैलकुलेट करने में मदद देता है। इज दैट क्लियर? एक्विजिशन मेथड के जनाब 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है कि एक्वायरर कौन है? एक्वायरर कौन है? सो ICAP के हर सवाल में आज तक ICAP ने हमेशा इस चीज को क्लियर रखा कि हु इज द एक्वायरर, यानी कि पेरेंट कंपनी क्या है। इज दैट क्लियर? सो IFRS 3 हमें कहता है कि एक्विजिशन मेथड अप्लाई करना है अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, और उसका पहला स्टेप है कि एक्वायरर कौन है। स्टेप 2, जी ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं, ग्रुप स्ट्रक्चर में तो बेसिकली परसेंटेज निकलती है, आपकी तरह समझ लें वर्किंग वन में। ठीक है, यू मे से दैट। स्टेप 2 के भाई एक्विजिशन डेट क्या है? एक्विजिशन डेट क्या है? ये वो पॉइंट है जिसपे बच्चे पेपर में, यहां पे आसान समझते हैं, पेपर में गलती करते हैं। सो स्टेप 1 के हु इज एक्वायरर, के पेरेंट कौन है। स्टेप 2 के ये कंट्रोल किस डेट पर पेरेंट ने हासिल किया। नॉर्मली आपके पेपर में ये दोनों स्टेप क्लियरली मेंशन होते हैं। आपको
एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एफर्ट कहां पे करनी पड़ती है? स्टेप 3 में। स्टेप 3 में वो कहता है कि आपने 3 काम करने हैं। आपने इसको बल्कि इस तरह कर लेते हैं। स्टेप 3 में वो कहता है कि आपने सब्सिडरी या एक्वायरी जिसको कहते हैं, तो मैं सब्सिडरी का वर्ड यूज कर लेता हूं। सब्सिडरी के नेट एसेट्स क्या हैं और सब्सिडरी में एनसीआई क्या है। नेट एसेट्स एनसीआई क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट कंपनी ने 80% शेयर खरीदे हैं तो बाकी के 20% शेयर होल्डर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आई रिपीट, एनसीआई का मतलब है, एनसीआई स्टैंड्स फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट 80% शेयर हासिल करता है तो बाकी के 20% क्या है? एनसीआई, जिसको पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते थे। जी जनाब, इज एवरीवन क्लियर? यहां तक कोई सवाल? ठीक हो गया। अब एक और चीज, नेट एसेट्स को आपने फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। सब्सिडरी के नेट एसेट्स को आपने फेयर वैल्यू पर मेजर करना है। नोट इट डाउन। लेकिन एनसीआई के लिए यू हैव अ चॉइस कि फेयर वैल्यू या प्रोपोर्शनेट शेयर। प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। एम आई क्लियर? नोट कर लेते। स्टेप 3 में सब्सिडरी के नेट एसेट्स और एनसीआई को कैलकुलेट करना है। नेट एसेट्स को लेना है किस पे? फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू पर। एनसीआई को किस पे लेना है? यू हैव अ चॉइस। पेपर में वो आपको बताएगा या आपको इंफॉर्मेशन ऐसी देगा कि आपको क्लियरली पता होगा कि या फेयर वैल्यू मेथड या प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। याद रहेगा ये क्या है? इसको हम आगे जब करेंगे फर्दर तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 कुछ नहीं है। स्टेप 4 ये है कि गुडविल है या बार्गेन परचेज ऑप्शन। जी दोनों अलाउ हैं। डिपेंड करता है कि पेपर में वो क्या बताता है कि पेरेंट कंपनी फेयर वैल्यू मेथड यूज करती है या प्रोपोर्शनेट। ठीक है, दोनों अलाउ हैं। चॉइस है पेरेंट कंपनी की चॉइस। ठीक है, पेरेंट कंपनी की चॉइस है कि वो फेयर वैल्यू को किस पे लेती है। एक्विजिशन मेथड क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर एक कंपनी या एक्वायरर एक्वायरी का कंट्रोल हासिल कर लेता है तो आईएफआरएस 3 कहता है कि आपने उस पर एक्विजिशन मेथड लगाना है। एक्विजिशन मेथड में 4 स्टेप्स हैं। आई कैप का सवाल करते हुए आपने ये चारों स्टेप्स पूरे करने हैं। आपने पेपर में क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि पेरेंट कौन है। आपने एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि गुडविल कैलकुलेट होनी है एक्विजिशन डेट पर। एम आई क्लियर? स्टेप 3 में आपने देखना है कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है और जो अगर एनसीआई है तो आपने फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से चल रहा है जी। और आखिरी स्टेप में आपने गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए क्या तरीका यूज करना है वो अभी मैं बताता हूं। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई सवाल? जी एक्वायरर ऑब्वियसली रिजवान
जब मैं स्टेप्स आपको सिखाऊंगा ना कंसोलिडेशन के, तो उसमें एक्विजिशन मेथड भी होगा। जी उमर, बीपीओ है बार्गेन परचेज ऑप्शन, अभी मैं बताता हूं इसमें। ठीक हो गया। सो हमने ये सीखा कि IFRS 3 जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, नहीं, सिर्फ एक्विजिशन मेथड, दैट्स इट। सिंपल स्टैंडर्ड है, सिंपल चीजें हैं, यही उसमें मेन काम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसको फर्दर मैं आपको इलेबोरेट करता हूं। एक्वायरर को आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है कि पेरेंट के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं। आपने परसेंटेज निकाल ली है कि पेरेंट के पास 60% है, 70% है, 80% है, 90% है या 100% है। 100% होगा तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी होगी। क्या होगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। और अगर वो 100% से कम कंट्रोल है तो वो पार्शली ओन्ड होगी, पार्शली ओन्ड। ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 3 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 3 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे हमने स्टेप 3 में क्या कहा था? एक तो था नेट एसेट्स, ऐसे ही है। क्या नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू मालूम करना आसान है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि पेपर में गिवन होगा। नेट एसेट्स को आपने फेयर वैल्यू में लेना है। लेकिन हमने एक चीज IAS 38 में पढ़ी थी, उसको हम रिकॉल करवाता हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा था कि IAS 38 कहता है कि इंटेंजिबल एसेट दो तरीके से आ सकता है, एक्विजिशन, इंटरनली जनरेटेड। ऐसे ही है, एक्विजिशन एंड इंटरनली जनरेटेड। और मैंने कहा था कि वो तमाम इंटेंजिबल एसेट्स जो एक्वायर्ड होंगे वो कैपिटलाइज होंगे। ऐसे ही है, तमाम एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटलाइज होंगे, चाहे वो सेपरेट एक्विजिशन हो, चाहे बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू हो। ठीक है, चाहे बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू हो, चाहे सेपरेट हो। लेकिन इंटरनली जनरेटेड के लिए क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। ऐसे ही है। सो अगर मैं इसी चीज को आगे लेके चलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कह रहे हैं कि सब्सिडरी ने अपनी गुडविल भी रिकॉग्नाइज नहीं की होगी, लेकिन पेरेंट वो करेगा, क्योंकि पेरेंट खरीद रहा है। पेरेंट के लिए वो एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट है, सब्सिडरी के लिए इंटरनली जनरेटेड था। सर उसका जो पेटेंट है सब्सिडरी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड है, पेरेंट करेगा। पेरेंट उसकी कीमत अदा कर रहा है, उसको खरीद रहा है पेटेंट को। इसी तरह कोई सॉफ्टवेयर है, कोई लोगो है, कोई डिजाइन है, कोई म्यूजिक है, कोई फिल्म है, कोई फार्मूला है। ठीक है, एम आई क्लियर? सो नेट एसेट्स में दो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज हैं, एक है इंटेंजिबल एसेट्स। सबको क्लियर हो गया? सो आपने नेट एसेट्स में उन तमाम इंटेंजिबल एसेट्स को भी आइडेंटिफाई करके ऐड कर देना है जो सब्सिडरी ने रिकॉग्नाइज नहीं किए थे, क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड थे। एम आई क्लियर? सो मैंने ये कहा कि पेरेंट कंसोलिडेशन के लिए सब्सिडरी के नेट एसेट्स में वो तमाम इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटलाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, जो सब्सिडरी ने इस वजह से रिकॉग्नाइज नहीं किए थे कि वो इंटरनली जनरेटेड थे। एम आई क्लियर? जी साहब, तेरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा एक छोटा सा सिनेरियो है, ऑपरेटिंग लीज। अव्वल तो इसका ट्रीटमेंट चेंज हो गया है,
लेकिन बहरहाल अभी IFRS 3 ने जिस तरह उसको डिफाइन किया है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आई टेक यू थ्रू द एग्जाम्पल्स ताकि आप लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं लेके चलता हूं एग्जाम्पल की तरफ। में जी जनाब, एग्जाम्पल 14, database used in a sporting activity. Company Q acquired company R. Company R owns a database used in managing its loyalty scheme. Database क्या होगी? कस्टमर की डेटाबेस। कस्टमर की डेटाबेस क्या कंपनी आर ने उसको रिकॉग्नाइज किया होगा? नहीं। लेकिन क्या पेरेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगा? दैट्स द पॉइंट। क्यों? डेटाबेस को लीगली तो नहीं उसने किया होगा ना, लीगली तो नहीं उसने कोई उस पर किया होगा, लीगल राइट तो नहीं होगा, लेकिन सेपरेबल तो है ना, सेपरेबल तो है। पेरेंट उसकी कीमत अदा कर रहा है और उसको सेपरेटली एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। कंपनी एक्स एक्वायर्ड manufacturing division of company Y which includes a registered trademark। क्यों जी? registered trademark and associated secret recipe for the product। जी, हम इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे। हम इसको लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट और आगे ब्रैकेट में डेटाबेस। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताएं कि ट्रेडमार्क तो लीगली रजिस्टर्ड है, रेसिपी पे कोई लीगल राइट होता है नॉर्मली? नहीं। लेकिन वो सेपरेबल तो है ना, उस रेसिपी को बिजनेस से अलग बेचा जा सकता है ना, तो इसका मतलब है कि लीगल राइट नहीं है लेकिन सेपरेबल तो है ना। सो अगर ये दोनों केसेस हैं तो क्या मैं दोनों इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली आइडेंटिफाई करूंगा? मैं ट्रेडमार्क को भी अलहदा कैपिटलाइज करूंगा इंटेंजिबल एसेट और सीक्रेट रेसिपी को भी इंटेंजिबल। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल, ये कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो पेरेंट इसकी अदा करेगा, ठीक है, सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो पर। मैंने आपसे कहा था इंटेंजिबल एसेट क्लियर हो गया एग्जांपल से, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, आई कैप भी इतना ही पूछता है। ठीक हो गया। लेकिन ऑपरेटिंग लीज का उसने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पेरेंट जी, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती है। पेरेंट कंपनी की सपोज पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं, ठीक है। अब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी ने यूं समझिए कि किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, जैसे सेंटोरस है, पार्क टावर है कराची में, इस्लामाबाद में सेंटोरस है, लाहौर में एम्पोरियम है। सपोज सब्सिडरी ने ये शमसा जो प्राइस पेरेंट और सब्सिडरी आपस में एग्री करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड फेयर वैल्यू। ठीक है। ऑपरेटिंग लीज की तरफ आता हूं मैं दोबारा, कि सब्सिडरी ने एक जोन सा है आउटलेट ले रखा है, ठीक है। पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया और सब्सिडरी ने आगे एक दुकान किराए पर ले रखी है। वो जो दुकान किराए पर ले रखी है,
सब्सिडरी ने वो सपोज 1 लाख रुपए महाना पे किराए पे ले रखी है, ठीक है। लेकिन अगर उस जैसी दुकान उस मॉल में अब पेरेंट लेने जाता है तो वो 1.5 लाख किराए पे मिलती है। वो कितने पे मिलेगी? 1.5 लाख किराए पे। एम आई क्लियर? सो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो सब्सिडरी ने दुकान ली हुई थी ऑपरेटिंग लीज पर किराए पर 1 लाख पे, इस पे बुनियादी तौर पर पेरेंट को कितना फायदा हुआ? 50,000 का, कि उसको वो चीज जो 1.5 लाख में आज मिलनी थी 1 लाख में मिल गई। तो स्टैंडर्ड कहता है कि वो जो 50,000 का बेनिफिट है ना, उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पर कैपिटलाइज करो। मेक सेंस? एम आई क्लियर? ठीक हो गया? सो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस ऑपरेटिंग लीज को अपनी फेयर वैल्यू पर लेकर आओ। बेटे वो ये बताना चाह रहा है कि आपने एक दुकान जो उनसी है, देखें एग्जाम्पल पढ़ें पहले। एज पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन कंपनी ए एक्वायर्स द बिजनेस, ठीक है। That includes an operating lease of a retail space for which lessee is acquiree is a lessee. सब्सिडरी ने लीज पर ली हुई है, किराए पर ली हुई है। वो कहता है कि एनुअल रेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड इज 2,000. On the acquisition date, the current annual market for the retail space is 2,500. 2,500 है। आप उसको कितना दे रहे हैं? ठीक है, सब्सिडी 200 दे रही है भाई। 500 जोन सा है उसका बेनिफिट है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो फेवरेबल टर्म्स हैं कि 2,000 की चीज आप 2,500 की चीज 2,000 में मिल गई उस सब्सिडी को खरीदने की वजह से, तो वो कहता है कि उस फेवरेबल टर्म्स को इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करें, यानी कि 500। एम आई क्लियर? बेटे सेविंग भी तो बेनिफिट है ना, जरूरी नहीं कि कैश इनफ्लो हो, कैश आउटफ्लो भी तो बच गया ना। आपने 2,500 देना था, आप 2,000 दे रहे हैं तो 500 भी। बेटे उसने सिंप्लीफाइड रखा है, अगर 12 महीने का होगा फिर आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अगर 500 यहां पे वो कह रहा है कि बाकी 200 है, एग्जाम्पल को सिंपल रखा है, अदरवाइज यू विल टेक प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जी एहसान ये इंटेंजिबल एसेट होगा और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑपरेटिंग, ये फेवरेबल टर्म्स ऑफ द लीज, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप, इंटेंजिबल के एसेट में आएगा ऑपरेटिंग लीज बेनिफिट के नाम से। जी बेटे प्रेजेंट वैल्यू ही निकलेगी, डिस्काउंटिंग होगी प्रेजेंट वैल्यू ही निकलेगी, ठीक है। अच्छा, लेसो पेरेंट नहीं है, लेसी ने किसी से किराए पर ली हुई है। जी इस एग्जाम्पल में 12 महीने नहीं है, उसने एक टोटल लमसम फिगर बता दी है कि आपने सपोज सिर्फ 1 महीने की लीज बाकी है और वो 2,000 किराया है, तो अगर आप 1 साल के लिए आज किराए पर लेते हैं तो 2,500। उसने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को फर्दर ट्विस्ट देते हैं। मुझे ये बताएं कि ग्राउंड फ्लोर पे बेटे ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट IFRS 16 के मुताबिक ही होगा, ठीक है। आप इस 2,000 को IFRS 16 के मुताबिक ही ट्रीट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उस 500 के बेनिफिट की, वो इंटेंजिबल एसेट है। ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होगा लीज के, सिर्फ वो जो डिफरेंशियल है कि उस लीज पे जो बेनिफिट आपने कमा लिया सब्सिडरी के थ्रू, वो इंटेंजिबल एसेट होगा।
बेटे ऑपरेटिंग लीज ही स्टैंडर्ड ने सिर्फ जिक्र किया ऑपरेटिंग लीज की, तो जब ऑपरेटिंग लीज का ही स्टैंडर्ड कहेगा तो फिर उसकी यही एग्जांपल होगी, या कोई दुकान होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई ऐसी चीज होगी। ऑपरेटिंग लीज पे तो देखे ना, आप क्या ले सकते हैं, बिल्डिंग या लैंड। जी ये सिर्फ ऑपरेटिंग लीज। जी जी फैसल, ये मैं कंसोलिडेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा अब मुझे ये बताएं आप लोग कि मैं आपसे कहता हूं कि सब्सिडरी ने जो दुकान ली हुई है, जी एहतशाम बेटे गुडविल की कैलकुलेशन में ऑब्वियसली आएगा, ठीक है यार, इसको छोड़ दें अभी, ये चीजें बात की, इस चीज पे फोकस करें। इंटेंजिबल एसेट आ गया, आ गया, इस पे सबने एग्री कर लिया कि इंटेंजिबल एसेट है। अब आगे चलें कि वो दुकान बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे प्रीमियम लोकेशन पर है, एक प्राइम लोकेशन पे है कि उस लोकेशन की वजह से उस दुकान की सेल बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सब्सिडरी के पास मार्केट की एक पार्टी आती है, कंपनी आती है, और वो कहती है कि यार अगर आप ये दुकान मुझे दे देना तो मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा, मैं आपसे ये दुकान 3,000 पे भी किराए पर लेने को तैयार हूं। मेक सेंस? ही इज विलिंग टू पे प्रीमियम। बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं कि एक दुकान है जिसका किराया 2,000 है, अगर आप मालिक से वो दुकान लेने जाते हैं तो 2,500 में, लेकिन आपको मार्केट से ऑफर आती है 3,000 की, क्योंकि वो दुकान बड़ी प्रीमियम लोकेशन पे है और उसको पता है कि वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अगर आपको मार्केट से 3,000 का प्रीमियम, 3,000 की ऑफर आ रही है तो आपका टोटल बेनिफिट 1,000 का है, तो आप 500 एक अलहदा कैपिटलाइजेशन करेंगे और 500 की अलहदा कैपिटलाइजेशन करेंगे प्रीमियम के नाम से। एम आई क्लियर? ये फेवरेबल टर्म्स और वो प्रीमियम। जी बेटे इंटेंजिबल एसेट में आप लिखेंगे फेवरेबल टर्म्स, ठीक है, और 500 को आप प्रीमियम लिखेंगे। जी खान, मैंने कहा कि दुकान का किराया सब्सिडरी दे रही है 2,000, वही दुकान अगर आज आप लेने जाएं तो 2,500 में मिलेगी, इसका मतलब है कि 500 का बेनिफिट। उसके बाद खान अगर मार्केट में वो दुकान प्लाजे की बड़ी आइडियल लोकेशन पर है और उसके लिए मार्केट से दूसरी कंपनीज आपको 3,000 देने के लिए तैयार है, अगर आप वो दुकान खाली करके उनको दे दें, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि बुनियादी तौर पे आपने 1,000 रुपए का बेनिफिट लिया, कि आपने 3,000 की चीज 2,000 में हासिल कर ली, सब्सिडरी का कंट्रोल हासिल करके। तो स्टैंडर्ड कहता है कि उस 500 को आपने फेवरेबल टर्म्स के नाम से कैपिटलाइज करना है, इंटेंजिबल एसेट, और वो जो प्रीमियम आपको मार्केट ऑफर कर रही है वो अलहदा कैपिटलाइज करना है। जी जी फराबी, ऐसे ही है। लेकिन दो इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू फेवरेबल टर्म्स, एक का नाम ये होगा, दूसरा होगा इंटेंजिबल एसेट फॉर द प्रीमियम। इज दैट क्लियर? तो बेटे एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि जब आप लेक्चर के बाद उनको पढ़ेंगे आराम से बैठ के, यू विल गेट अ फर्म ग्रिप, कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। बट बात तो समझ में आती है ना, एक 2,000 की चीज 3,000 की चीज आपको 2,000 में मिल गई, तो सिंपली स्टैंडर्ड कह रहा है कि वो 1,000 का बेनिफिट इंटेंजिबल एसेट है, आप उसको कैपिटलाइज करें, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। ऑपरेटिंग लीज स्पेसिफिक सिनेरियो है
ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो IFRS 3 ने डिस्कस किया, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिकली कहा कि आप इंटेंजिबल एसेट्स आइडेंटिफाई करें, और फिर उसने बताया कि ऑपरेटिंग लीज में अगर फेवरेबल टर्म्स हो तो तब आपने बुक करना है। इज दैट क्लियर? जी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं वैसे। जी जी बिल्कुल आ सकती, मैं बता रहा हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया, ये अभी तक आई कैप ने टेस्ट नहीं किया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आज तक पूछा नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और टेक्निकल एरिया में। यहां तक कोई सवाल? मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप 3। ये सबको क्लियर है कि हम एक्विजिशन मेथड का स्टेप 3 सीख रहे हैं कि नेट एसेट्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो ये कि इंटेंजिबल एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है, जी जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। देखें, अगर वो लीज 5 साल की बाकी है तो अतीक आप उसको 5 साल पे अमोर्टाइज करेंगे इस बेनिफिट को, ठीक है, और इस बेनिफिट को भी 5 साल पे अमोर्टाइज करेंगे कि अगर उस ऑपरेटिंग लीज के बाकी के 5 साल है, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा कंसोलिडेशन में जिसमें ऑपरेटिंग लीज भी आएगी, इंटेंजिबल एसेट भी आएगा। अभी आप कंसेप्ट को समझ लें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, मुझे ये बताएं कि IAS 37 पढ़ा था, कंटिजेंट लायबिलिटी को क्या हम रिकॉग्नाइज करते? सो कंसोलिडेशन में जो एक बड़ा फर्क आता है वो ये आता है कि जब हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो अगर सब्सिडरी की कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। नोट इट डाउन, ये एक एक्सेप्शन है कि IAS 37 कंटिजेंट लायबिलिटी की रिकॉग्निशन को अलाउ नहीं करता, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू पर, ठीक है। अच्छा, किस किस को याद है? फैसल सज्जाद के को तो याद होगा, बाकी भी मुझे बताएं कंटिजेंट लायबिलिटी की कितनी डेफिनेशंस थी? 2। क्या थी? एक डेफिनेशन थी पॉसिबल ऑब्लिगेशन और दूसरी थी प्रोबेबल प्रेजेंट एक्सीलेंट, ठीक है। एक थी प्रेजेंट, एक थी प्रोबेबल, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद अच्छा जी, एग्जाम्पल पढ़ें जरा। कंपनी एक्स परचेज 100% जी 100% ऑफ कंपनी वाई। Company Y is being sued over an alleged breach of a brand licensing agreement. At the acquisition date, Company Y's management denies breach and believes that the claim is unjustified, consistent with the view of its legal advisor. Contingent liability तो होती ऐसी है, क्यों जी? ऐसी होती है ना। और वो कहता है कि सिर्फ 10% चांस है। जी जनाब, पॉसिबल कि प्रेजेंट? पॉसिबल। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। कंटिजेंट लायबिलिटी की
दो डेफिनेशंस हैं, वन इज विद पॉसिबल ऑब्लिगेशन, वन इज विद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्लीज नोट इट डाउन कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। इसको नोट कर लें, ये ट्रिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है। IAS 37 के तहत कंटिंजेंट लायबिलिटी की दो डेफिनेशंस हैं, वन विद पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सेकंड इज विद प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो होती है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। एम आई क्लियर? सिर्फ वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां तक कोई सवाल? जी साथ मैंने कहा कि IAS 37 में दो डेफिनेशंस है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी की। ठीक है, तो बेटे सिंपल इज दैट कि जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज होगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, ये बात है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का सवाल देख लें, एग्जांपल देख लें। कंपनी ए परचेज interest of company B. Company B is being sued over a personal injury caused by a faulty product. Claimant is suing for 1 million in damages. Acquiring management acknowledged that the product was faulty and may have caused injury. Strongly dispute the level of damages being claimed. मसला किस चीज का है कि सब्सिडरी की मैनेजमेंट कह रही है कि 1 मिलियन का नुकसान नहीं है। ठीक है, डिस्प्यूटेड है ना। अब जो लीगल काउंसिल है वो कह रही है 1 लाख से 2.5 लाख, ऐसे ही है। सो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लेकिन वो जो क्लेम है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है ना। ठीक है, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो वो कहता है कि आपने उसको कंटीजेंट लायबिलिटी और मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू आपने क्या करनी है? फेयर वैल्यू में आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी लगा देनी है। IAS 37 में क्या पढ़ा था? मोस्ट लाइकली ना। तो यहां पे एक लॉ सूट है जिसको कंपनी डिनाई कर रही है डैमेजेस को। ठीक है, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो आप अपने लॉयर से पूछेंगे कि अच्छा आपको ये तो नहीं पता कि 1 लाख होगा या 2.5 लाख, क्या आप समझती हैं क्या चांसेस हैं? तो लॉयर आपको इनकी परसेंटेज बता देगा कि भाई 50-50 चांस है, तो आप इसका 50% इसका 50% लेकर कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक कर लेंगे। एम आई क्लियर? आई कैप ने अभी तक कंटिंजेंट लायबिलिटी को जो दिया है, टेस्ट किया है, उसमें उसने कैलकुलेशन नहीं करवाई, सिंपल फिगर दे दी है फेयर वैल्यू की। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है सबको? एक मिनट, मेरा ख्याल वो हिला हुआ है, मेरा कर्सर हिला हुआ है। ओके, जी पॉइंट क्लियर हो गया? जी अस्मा बेटे, मैंने कहा कि देखें, एक कंपनी है सब्सिडरी, उस पे 1 मिलियन के डैमेजेस का क्लेम है। कंपनी स्ट्रांगली डिस्प्यूट कर रही है लेवल ऑफ डैमेजेस बीइंग क्लेम्ड। वो कह रही है 1 मिलियन का क्लेम सही नहीं है। ठीक है, और उसके वकील भी ये बता रहे हैं कि हाँ ये 1 मिलियन का क्लेम सही नहीं है, इसका मैक्सिमम आपको 1 लाख या 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। ऐसे ही है।
हमें पता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के केस में अगर अमाउंट रिलायबली मेजरेबल ना हो तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाती है। वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें ना या तो प्रोबेबिलिटी ना हो या वो रिलायबली मेजरेबल ना हो तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाती है। याद है डेफिनेशन किसी को? ठीक है, आपने जाके देखना है 37 की डेफिनेशन को, ठीक है, नहीं तो बात क्लियर नहीं होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में दो चीजें थी कि या तो प्रोबेबिलिटी ना हो या रिलायबली मेजरेबल ना हो। मुझे ये बताएं, क्या आपको 1 मिलियन की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है? क्या कंपनी मान रही है? क्या उसके लॉयर्स मान रहे हैं? नहीं। ठीक है, दूसरा रिलायबली मेजरेबल है? नहीं। वो कह रहा है 1 लाख या 2.5 लाख होगा, लेकिन क्या चांसेस हैं? नहीं पता। ठीक है, तो IFRS 3 कहता है कि इस केस में आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके उस कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें कंसोलिडेशन में एक्विजिशन मेथड के लिए और उसको फेयर वैल्यू पे मेजर कर लें। यानी कि मार्केट में आप देखें कि अगर इस जैसे केस का फैसला होता है तो नॉर्मली कितने चार्जेस पे किए जाते हैं, वो फिगर आप अपनी कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए ले लें। एम आई क्लियर? यानी कि अपने केस की ना लें, मार्केट से देख लें कि उस जैसे केस के क्या चार्जेस पे किए जाते हैं। ठीक है, आपकी प्रोविजन तभी बनेगी जब आपका वकील आपको कहेगा, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए आप मार्केट से देख लें कि ऐसे क्लेम्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, रेफरल टेस्ट में शुरू कर रहा हूं। रेफरल टेस्ट आपके अब अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन? ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सपोज एक कंपनी है ए, एक कंपनी है ए, वो या इस तरह कर लेते हैं कि यूफोन अपनी फ्रेंचाइज देती है एक कंपनी एबीसी को कि भाई मेरी सिमें बेचो, मेरे से फ्रेंचाइज ले लो और पूरे पाकिस्तान में मेरी सिमें बेचो। ठीक है, अब यूफोन ने अपने फ्रेंचाइज राइट्स, यानी कि आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं ना, मोबाइल लिंक, टेलीनॉर, सबके लोगोज लगे होते हैं, सारा कुछ ऐसे ही है। वो क्या होते हैं? वो फ्रेंचाइजीज होते हैं ना, फ्रेंचाइजीज होते हैं, फ्रेंचाइज होती है, वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। यूफोन से वो एग्रीमेंट करते हैं और उनकी सिमों को बेचते हैं, फिर वो जो सिमें बेचते हैं उसमें से वो अपना कमीशन लेते हैं। ऐसे ही है, वो अपना कमीशन लेते हैं और यूफोन को फ्रेंचाइज फी पे करते हैं। ऐसे ही है, उस फ्रेंचाइज की फी पे करते हैं। अब वो जो फ्रेंचाइज की फीस पे करते हैं, ठीक है, एबीसी वाले, वो एबीसी वाले इंटेंजिबल एसेट बुक करेंगे। भाई 5 साल का फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट है तो यूफोन ने पैसे लिए होंगे, तो एबीसी उसको इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज करेगी ना, फ्रेंचाइज राइट्स को। राइट्स है ना, राइट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट टू सेल है, तो वो फ्रेंचाइज राइट्स जो 5 साल के लिए मिल गए कि वो यूफोन के सोल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे बेच रहे हैं, उसका इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, कुछ अरसे बाद यूफोन की मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेती है और कहती है एबीसी खरीद लो, एबीसी ही खरीद लो और ये काम खुद करो। अब अगर आपने एबीसी कंपनी खरीद के उसका कंट्रोल हासिल कर लिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने जो फ्रेंचाइज के इंटेंजिबल एसेट्स दिए थे वो रीएक्वायर कर लिए, वो राइट आपने रीएक्वायर कर लिए? ठीक है जी,
अब बात इतनी तो समझ में आ गई। अब सपोज यूफोन ने वो जो फ्रेंचाइज के राइट थे एबीसी को दिए, वो 100 रुपए के थे। कितने के थे? 100 रुपए के। यूफोन ने 2 साल बाद जब एबीसी को खरीद लिया तो उस वक्त यूफोन उस तरह के फ्रेंचाइज राइट 120 रुपए में बेच रहा था। अगर किसी ने नई फ्रेंचाइज लेनी है तो अब 100 रुपए की बजाय कितने में मिलता है? 120 में। तो ये इंटेंजिबल एसेट तो सब्सिडरी के नेट एसेट्स में आएगा, लेकिन जिस तरह ऑपरेटिंग लीज में बेनिफिट था, ये 20 का बेनिफिट भी सब्सिडरी के नेट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स की सूरत में आएगा। क्यों? क्योंकि यूफोन अगर ये किसी और को बेचती तो 120 में बेचती, ऐसे ही है। तो अब 120 की चीज जी 100 रुपए उसकी कैरिंग अमाउंट है, 120 उसकी फेयर वैल्यू है। तो आप बुनियादी तौर पर यह करेंगे कि एबीसी के फ्रेंचाइज राइट्स को फेयर वैल्यू पर यानी कि 120 पर ले लेंगे। जी बेटे ले लिया है, लेकिन बहरहाल वो एग्रीमेंट एबीसी खत्म हो गई क्या? एबीसी खत्म तो नहीं हुई ना। एबीसी एक लीगल कंपनी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, फर्क सिर्फ शेयर होल्डिंग का पड़ा है। यूफोन 120 पे नहीं करेगी। यूफोन अपनी कंसीडरेशन जो पेमेंट टोटल कर रही है उसके लिए जब वो गुडविल का कंपैरिजन करेगी तो नेट एसेट्स में वैल्यू 120 लेगी। एम आई क्लियर? नहीं बेटे, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन और चीज है, ये तो अभी परचेज हो रही है। यूफोन एबीसी कंपनी का कंट्रोल हासिल कर रही है, तो एबीसी कंपनी के वो नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेगी ना। तो जब वो फेयर वैल्यू पे लेगी बेटे, तो बावजूद इसके कि वो इंटेंजिबल एसेट, अब उन इंटेंजिबल एसेट का नाम बदल जाएगा। वो फ्रेंचाइज की बजाय क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट री एक्वायर्ड राइट, री एक्वायर्ड राइट उसका नाम हो जाएगा। जी कंसोलिडेशन में आप उस इंटेंजिबल एसेट को 120 पर ले जाएंगे, ठीक है। और अब जब वो 120 में जाएगा तो गुडविल आपकी 20 से कम हो जाएगी। ठीक हो गया? मेक सेंस? सो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि स्टैंडर्ड्स का फ्लो सबको क्लियर हो गया। मैं कह सकता हूं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो आईएफआरएस 3 शुरू होगा, कंट्रोल होगा तो कंसोलिडेशन होगी। ये सब समझ आ गया आपको? बेटे मैं सवाल करवाऊंगा तब होगा, अभी नहीं। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा अब हम बारी बारी उन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। आईएफआरएस 3 क्या बताता है? आईएफआरएस 3 कहता है अच्छा जी बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ओके। एक्विजिशन मेथड, एक्विजिशन मेथड में 4 स्टेप्स हैं। एक्वायरर कौन, एक्विजिशन डेट क्या है, और स्टेप 3 में सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है। अब फेयर वैल्यू पे जाने के लिए स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आप पहले ये इंश्योर कर लें कि कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है जो सब्सिडरी ने बुक नहीं किया लेकिन आपने खरीदा है। फिर वो कहता है कि अगर आपने कोई ऑपरेटिंग लीज ली है तो देख लें कि कहीं उसमें फेवरेबल टर्म्स या प्रीमियम तो नहीं, उसको भी कैपिटलाइज कर लें इंटेंजिबल एसेट में। फिर वो कहता है कि अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी है जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लें। कर लिया? फिर वो कहता है कि अगर कोई री एक्वायर्ड राइट है कि आपने एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया
जिसके अंदर आप ही का इंटेंजिबल एसेट है तो उसको भी फेयर वैल्यू पर ले लें, ठीक है, फिर उसको भी फेयर वैल्यू पे ले लें। मेक सेंस? यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक और चीज आ जाती है, इंडेमनिफिकेशन एसेट। एग्जाम्पल पढ़ें, मैं समझाऊंगा नहीं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। जरा एग्जाम्पल पढ़ें सारे। कंपनी डब्ल्यू एक्वायर कंपनी एक्स फ्रॉम कंपनी वाई। कंपनी एक्स को खरीदा गया। जी आवाज आ रही है सबको? ओके अच्छा, कंपनी डब्ल्यू ने 1000 रुपया पे किया, परचेज प्राइस। कंपनी एक्स has a contingent liability in respect of a litigation by third party. कंपनी एक्स की कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक खड़ी है। कंपनी वाई कौन है? पुराने शेयर होल्डर जिनसे वो कंपनी खरीद रही है। कंपनी डब्ल्यू जी सेलर। कंपनी वाई एग्रीज टू रीइंबर्स कंपनी डब्ल्यू if these costs are incurred up to a maximum of ₹100। वो ये कह रही है कि अगर वो मुकदमा कंपनी एक्स हार गई तो मैं आपको 100 रुपए तक का नुकसान रीइंबर्स कर दूंगा। मेक सेंस? इंडेमनीफाई कर दूंगा। जी जनाब, क्या समझ में आई? कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदा। किससे खरीदा? कंपनी सी से, ठीक है। कंपनी सी ये कह रही है कि वो कंपनी ए को कंपनसेट कर देगी अप टू 100 रुपीज अगर बी ये मुकदमा हार गई। ऐसे ही है। कंपनी डब्ल्यूज मैनेजमेंट कंक्लूडेड दिस इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि पॉसिबल तो हम बुक नहीं कर सकते जी, नेट एसेट ऐड हो जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी इज 60। जी जनाब, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की वैल्यू 60 है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी सब्सिडरी आज मुकदमा हारेगी तो 60 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्यों जी? सब्सिडरी आज मुकदमा हारेगी तो 60 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन क्या ये पैसे रीइंबर्स होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसने तो 100 रुपए तक की गारंटी दी है। तो आप क्या करेंगे? कंपनी डब्ल्यू क्या करेगी? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी 60 की बुक करेगी और दूसरी तरफ इंडेमनिफिकेशन एसेट ऑफ 60। क्लियर?